चलिए तो देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है। आपने देखा था कि हमने जो 12 नंबर टॉपिक था आपका, और जो सब टॉपिक में डिवीजन था वो सारे हमने आपके कंप्लीट किए थे। और अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा आपका 13 नंबर टॉपिक। तो 13 नंबर टॉपिक को हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें देखोगे कि अधिकतर चीजें पिछले टॉपिक से ड्राइव होगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स होंगे जो नए होंगे, उसको हम यहाँ पे बताएंगे आपको। बाकी आपको मिला जुला मिलेगा 12 नंबर, क्योंकि सिक्योरिटीज था तो सिक्योरिटी हर जगह इंटरफेयर करेगा। एक जैसे मानो नागरिक सुरक्षा को लेकर के हो, कानून व्यवस्था को लेकर के हो, तो आपको सिक्योरिटीज तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज के सेक्शन हमने देखे थे, और उसमें हमने जो 12 नंबर टॉपिक देखे थे, चाहे वो साइबर सुरक्षा को लेकर के हो, आ, भीड़ तंत्र को लेकर के हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी थी। हमने ये भी देखा था कि किस मॉब लिंचिंग मेजर्स की बात की थी। तो अब जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम इसके 13 नंबर टॉपिक को। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 13 नंबर टॉपिक में किस प्रकार की जो आंतरिक सुरक्षा होती है, खास करके जो राज्य सरकार होती है उनके लिए क्या समस्या है। खास करके जो ऐसा भी नहीं है कि जो घटनाएं घट रही हैं वो खुली यूपी से केंद्रित ही है, क्योंकि उसका नेटवर्क तो और राज्यों से भी होकर के गुजरता है। इस टॉपिक को हम लोग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट्स को, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा मिक्सअप होगा पीछे वाले पॉइंट्स के, क्योंकि वहीं से बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होंगे। चलिए हम देखते हैं आज इस टॉपिक को और इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक में। आप देखोगे कि जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि इसका जो महत्व है, ध्यान रखिएगा, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम आपको पीडीएफ में लिखा हुआ हम आपको अपलोड कर देंगे, तो समस्या नहीं हुई, बस आप समझने की प्रयास करना। जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, यानी कि हम महत्व की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसमें आपको आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, तो सुनिश्चित करनी है। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या होगा, कानून व्यवस्था बनानी होगी। ठीक है, और आपको जो आपके नागरिक हैं उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा। ठीक है, और साथ साथ ध्यान रखना यहाँ पे एक पॉइंट, कि जब हम उत्तर प्रदेश में जो आंतरिक सुरक्षा का जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, उसमें हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें कानून व्यवस्था को ध्यान में रखना है, और दूसरा नागरिक सुरक्षा को लेकर के। और न केवल नागरिक सुरक्षा की, भलाई कब, मान लो कि नागरिक सुरक्षा की तुम बात करते हो, कब इसके लिए करोगे, इनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी तो देनी पड़ेगी ना आपको। आर्थिक प्लस सामाजिक सुरक्षा दोनों देना होगा, यानी कि सामाजिक रूप से वो विकास कर सके। क्लियर। अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, आपको वातावरण अच्छी बनानी पड़ेगी। जब आप वातावरण अच्छा बनाओगे तभी क्या होगा, वहां पे इंडस्ट्री लगे, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट आए। क्योंकि आप आर्थिक गतिविधि को यदि आपको बढ़ानी है, तो आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए तो आपको इंडस्ट्री चाहिए ही चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, मान लो कोई दूसरे राज्य का है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो पैसा यदि लगाएगा तो उसको कानून व्यवस्था सही दोगे तभी हो पाएगा, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम बात इसकी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी है। जैसे कि सपोज करो, आप देखते हो कि जो कोविड का केस था, कोविड के टाइम पे तुमने देखा होगा, कोविड महामारी के समय वायरस का जो प्रसार था, है ना, जो वायरस का स्प्रेड था, उसको क्या किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। आपने एक मूवी भी देखी होगी, अभी एक आई है भीड़ करके। क्यों, क्योंकि इसलिए रोकने का प्रयास था कि हमारे जो नागरिक हैं, उन नागरिकों की सुरक्षा हमें सुरक्षित करनी है। ठीक है, इसके लिए आपने देखा था कि बहुत सारी चीजें, जैसे संगरोध केंद्र बनाया गया, बहुत सारा क्वारंटाइन क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, चिकित्सा
उपकरणों की आपूर्ति की गई, जैसे ऑक्सीजन वगैरह की देखा था आपने। अब देखो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई कितना इनका परफेक्ट था, लेकिन जिस तरह से टेकल किया गया रियली में ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम कैसे इस चीज को कंट्रोल करते हैं। प्लीज मैं डालना लाइव, ठीक है। तो चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति वगैरह में हमने कहाँ पे ढिलाई किया ये हमने देखी, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी देशों की अपेक्षा हमारा कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग था। मैंने खुद अपनी माँ को इस कोविड में खोया है, तो कोविड का दर्द समझ सकता हूँ कि क्या हो सकता है। तो ये समस्या होती है, लेकिन चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, नसीब को यही लिखा हुआ था। लेकिन बहुत कम एज में वो सेज नो मोर। तो कहने का मतलब है कि कोविड के टाइम पे लोगों को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, रखा गया, क्योंकि हमें नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करनी है। अब सवाल होता है कि जब इस टॉपिक में हम आए हैं, इस टॉपिक में अब हमें जो आगे बढ़ना है, तो अब हम किस सेक्शंस को लेकर के आगे बढ़ेंगे वो हम देखते हैं। पहले तो हमने बात किया उत्तर प्रदेश में जो नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या अब सरकार का जो वर्तमान स्थिति है, सरकार की जो वर्तमान स्थिति है, हमें उसकी थोड़ी सी यहाँ चर्चा करनी होगी, ठीक है। क्योंकि देखो सिर्फ कोविड के बाद ही नहीं, यहाँ पे जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा की बात कर लो, आप बात जातीय संघर्ष को लेकर के कर सकते हैं, ठीक है, जातीय संघर्ष को ले लो, संगठित अपराध को ले लो, संगठित अपराध को आप ले लीजिए। ये सारे कहीं ना कहीं हमारे जो आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, इसको क्या कर रहा है, चुनौती उत्पन्न कर रहा है, खतरा उत्पन्न कर रहा है। उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जैसे इन सब चीजों को तो कंट्रोल करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे कि राज्यों में सूखा का प्रकोप, कुछ एरिया सूखा में है, कुछ एरिया में बाढ़ पड़ा बढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे प्राकृतिक आपदा हैं, प्राकृतिक आपदा जो कहीं ना कहीं जो नागरिक सुरक्षा है उसको प्रभावित करता है ना। तो राज्य सरकार ने क्या कुछ ऐसे कदम उठाए हैं अभी तत्काल समय में, या वर्तमान समय में क्या राज्यों ने कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया कुछ अपनाया है, हम उसको देखेंगे। देखोगे कि राज्य सरकार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, इसका सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे लिखा हुआ, आप टेंशन नहीं ले, बस समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो मैं स्ट्रक्चर्स वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो देखोगे जो कानून का जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं, उन्होंने क्या क्या बढ़ाया, पिछले वाले क्लास को रिवाइज कर लो। सामुदायिक पुलिसिंग की बात हुई, सामुदायिक सामुदायिक पुलिसिंग की बढ़ावा देने की बात हुई, है ना, ये हमने पिछले क्लास में सीखा भी था, पढ़ा था। दूसरी तरफ आप देखोगे आपदा प्रबंधन की जो योजनाएं हैं, योजना, उसको और इनोवेटिव तरीके से क्या किया गया, विकसित करने की बात की गई, विकसित किया गया। उस विकसित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा
कि जो उत्तर प्रदेश है ना, उसमें जो बेहतर जो आंतरिक सुरक्षा होती है, ठीक है, उस बेहतर आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप देखोगे कि अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है, सुधार की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो पुलिस के बुनियादी ढांचे की बात, आधुनिकीकरण की बात कर लो, या राज्य में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। जैसे उसमें देखोगे, आपने पिछले क्लास में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, तो इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। और अभी भी राज्य की जो पुलिसिंग है, उसको कहीं ना कहीं जो उनका प्रशिक्षण है इन सब चीजों को टेकल करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपर्याप्त है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है, अपर्याप्त है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। एक चीज और देखो, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, हम बहुत कारणों से उसको देखते हुए काफी जटिल है, बहुत चुनौती कारण है। क्यों? क्योंकि यूपी कैसा है, यूपी भाई एक पॉपुलेट स्टेट है, जनसंख्या इसकी ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या इसकी ज्यादा है, समाज एक तरह का नहीं है, समाज में विभिन्नता ज्यादा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े पड़े हैं। ठीक है, सांस्कृतिक समूह अलग अलग है, सांस्कृतिक समूह अलग अलग है। तो यहाँ तो समझ चुनौती है ही, क्योंकि एक तो जनसंख्या सबसे ज्यादा, दूसरा समाज अलग अलग वर्गों में बटा है। यदि एक वर्ग है तो उसमें भी सांस्कृतिक समूह अलग अलग बने पड़े हैं। क्या भाई, ते पूर्वांचल है, ते पश्चिमी यूपी है ना, इस तरह के समूह बना दे रहे हो। क्लियर। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देते हैं, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और खास करके जो एक कहा जाता था कि अभी आप देख रहे हो एक समस्या, एक नया चुनौती सामने आ रहा है यूपी गवर्नमेंट के लिए, कि एक तो जो क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, है ना, जो संगठित अपराधी हैं, नामी गिरामी, हल्का फुल्का नहीं, बड़े बड़े लोग, उनकी कोर्ट परिसर में एनकाउंटर कर दे रहे हैं जाके। यानी कि कोई ऐसा एक वर्ग है जो अब उठने की कोशिश कर रहा है। देखो, मारा या नहीं मारा वो गलत है कि सही है, कानून अपना करेगा इंतजाम, है ना। अब कहने का मतलब है, लोग कहेंगे कि अरे भाई कानून का क्या होता है, ये लोग तो बच ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई एक दूसरा पार्टी आकर के उसको मारे, फिर वो उसकी पार्टी तैयार होगा तो फिर दूसरे पार्टी को वो मारेगा। तो कहीं ना कहीं क्राइम को इंक्रीज ही कर रहा है, एक अलग मोड में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, उसको दबाया था, उसको मारा था, उसके परेशान किया था, इसलिए उसने उसको मार दिया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ किसी का मनोबल बढ़ रहा है कि पुलिस के साथ जाते ही, पुलिस के साथ ही सामने ही मार दे रहे हैं। समझ रहे? तो ये एक नया ही नरेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप अ, एक तरफ कहते हैं कि आप हम जो कानून का शासन है, गैंगस्टर या तो जेल में रहेंगे, या तो कब्र में रहेंगे, या तो ऊपर जाएंगे। दूसरी तरफ सरकारी न हो करके आप कुछ ऐसे बच्चे आ जा रहे हैं, कम एज के आ जा रहे हैं, वो जाकर के गैंगस्टर का रूप धारण कर ले रहे हैं। तो इस चीज को रोकना होगा, नहीं तो एक फिर एक नया ही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी यूपी कानून व्यवस्था के अंतर्गत। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसकी बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है। दूसरा, जब हम इसमें बात किए थे आपसे कि जब चुनौती के जो कारक है ना, जो चुनौती उत्पन्न करने वाले कारक हैं, उसमें हमने अभी डिस्कस भी, आपको बताया भी कि बहुत सारे हैं। पॉलिटिकल बात भी है, राजनीतिक भी है। पार्टिकुलर कोई पार्टी का है, यदि कोई वोट बैंक का राजनीति करनी है, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से, पार्टिकुलर कास्ट से, पार्टिकुलर धर्म से व्यक्ति है, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप काफी ज्यादा आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक। दूसरा, यदि पुलिसिंग है हमारा, तो उसकी सुरक्षा कर भी अब उसका जो प्रशिक्षण है, वो भी हमने अभी बात किया, अपर्याप्त प्रशिक्षण, अपर्याप्त प्रशिक्षण, ये भी एक समस्या है। पुलिसिंग का आधुनिकीकरण पे निवेश कम हो रहा है, हमें उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, ये चुनौती है। सांप्रदायिक जाति पे आधारित जो तनाव है, जाति आधारित तनाव है,
है ना। तो इस तरह का भी है। जातीय आधारित तनाव, ये भी एक समस्या है। साथ ही साथ सबसे बड़ा समस्या एक तो है करप्शन, भ्रष्टाचार, ये भी एक चुनौती है। भ्रष्टाचार, क्लियर है। तो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार, करप्शन को आप चुनौती में लिखो तो बताओ कितने पॉइंट आ गए। एक पॉइंट ये हो गया, दो ये हो गया, तीन, चार, ये 4 पॉइंट है। एक दो पॉइंट भी याद आ जाएगा एग्जाम में तो तुम लिख लोगे, एक दो तो ऑब्वियस सी बात है, वो आप रिमेंबर हो जाएगा, जब जैसे ही आप लिखोगे एक दो पॉइंट आपके माइंड में जनरेट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको लिखना नहीं है, अभी मैं स्लाइड आपको दे दूंगा, इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अब बताओ, जो संगठित अपराध है, आतंकवाद है, या सामाजिक अशांति को लेकर के, उसके सामने जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सिंपल वही है जो हमने पीछे से पढ़ते आए, चाहे वो संगठित अपराध को लेकर के हो, चाहे वो आतंकवाद को लेकर के हो, या वो असामाजिक अशांति को लेकर के हो। तो वही समस्या है, दूसरी समस्याएं क्रिएटेड नहीं है। हाँ, एक चीज इसमें हम वो जो ऐड किए थे, अभी हमने जो आपसे बात किया था कि जो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा पे तो कोई कंट्रोलिंग है नहीं भाई, ठीक है। अब मान लो उसमें, मान लो जैसे कोविड जैसा महामारी हो गया, या कुछ भी बीमारियां हो जाती है महामारी के रूप में, ठीक है, औद्योगिक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। जैसे मान लो कि अभी हाल में ही एक न्यूज में था ना कि किसी पंजाब का ही मैटर है कि वहां पे एक कंपनी से कुछ लीक हो गया था गैस। एक तो भोपाल त्रासदी वाला तो मैटर था ही, अभी हाल में ही कुछ लोगों को हुआ। ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्री आप लगा रहे हो, बहुत सारा जो रामपुर का एरिया आप देखोगे, बहुत सारी डिस्टिलरीज हैं। नोएडा में देख लो, ग्रेटर नोएडा वाले एरिया में देख लो, फिर उसके बाद आप गाजियाबाद वाले एरिया में देख लो, ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो औद्योगिक समस्याएं हो सकती हैं, कभी कभी औद्योगिक दुर्घटनाएं होती, ये भी तो कहीं ना कहीं आपदा को जनरेट करती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल का जो लीकेज होता है, जो क्या उसको बोलोगे, रिसाव होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसको भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सल है जो आतंकवादी हमले हैं। तो इन सब चीजों को, जोखिमों को कम करने के लिए पहले तो इन चुनौतियों को हमें टेकल करना पड़ेगा, इन चुनौतियों से निपटना होगा। और चुनौतियां कभी भी खत्म नहीं होती है, ये बात को ध्यान में रखना है। क्लियर। तो चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती हैं, चुनौतियों को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन जोखिमों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, सजेशन में दे सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर सकती है। व्यापक नागरिक सुरक्षा प्रणाली को अपनाए, आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाए, आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जैसी दलों का गठन करे, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे कि यदि इन सुझावों को प्रभावशाली ढंग से यदि सरकार क्रियान्वयन में करती है, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, क्योंकि संसाधनों की निर्भरता पे भी तो डिपेंड करेगा ना। आपके पास पुलिसिंग बल उतना है ही नहीं, तब कैसे करोगे कंट्रोल। क्लियर। इस तरह से इन पॉइंटों को हम लिख करके हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात वही पॉइंट, यदि राज्य में, यदि सरकार के द्वारा मान लो इस तरह की चुनौतियों को नहीं टेकल किया गया, इस तरह की खतरों से नहीं निपटा गया, तो क्या क्या समस्या होगी। पहला तो आपके यहाँ सामाजिक अशांति होगी, आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, लोगों की जीविका पे भी प्रभाव पड़ेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। क्यों? क्योंकि नेपाल का बॉर्डर से भी मिलती है, ये भी एक समस्या है। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता भी होगी, पॉलिटिकल पार्टियां अस्थिर होंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी तो क्या, ही वही तो खरीद बिक्री होगा, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग आएंगे और जाएंगे, ये समस्या हो सकती है। इस तरह के आप बता सकते हो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये सारे संभावित परिणाम ही परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मध्य में ये कहूँ कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं, यदि उनसे कोई केमिकल का रिसाव होता है, यदि उसमें, यदि हमने उसके लिए कठोर कानून नहीं बनाए, प्रॉपर इंस्पेक्शन का प्रोविजन नहीं रखा, आपने देखा होगा अभी मुखर्जी नगर में आग लग गया, क्योंकि यहाँ जो कोचिंग संस्थान है वो सारे के सारे छोटे छोटे मतलब कबूतर खाने से भी बदतर स्थिति है। यदि मान लो कि उसके अंदर में यदि व्यक्ति जाए और व्यक्ति के पास यदि लाइट वाइट वहां चला जाए ना, बड़ा स्थिति गंभीर, उतरना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे उतरना भी बड़ा मुश्किल है।
और ऐसे हो सकते हैं, ये आपदा क्रिएट किया जा सकता है, हो सकता है। तो क्या क्या बताओगे? यदि मान लो इसके उपाय की मैं चर्चा करूं कि भाई अब उपाय कुछ बता दो ना, इतना भाषणबाजी तो आपने कर दी है ना, तो कुछ तो उपाय भी बता दीजिए। देखिए, उपाय में सबसे पहला उपाय, लोगों को प्रशिक्षित करो, एजुकेटेड करो, प्रशिक्षण दो, ट्रेनिंग दो। तो पहला तो तुम्हारा क्या आ गया, लोगों की भर्ती करो भाई, प्रशिक्षण दो। दूसरा क्या कह सकते हो, दूसरा तुम कह सकते हो कि जो पुलिसिंग है या जो अग्निरोधक सामान है, तो हमें उपकरणों और तकनीक को अपग्रेड करना पड़ेगा। उपकरण एवं तकनीक का क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। यदि अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर समस्या है। ठीक है, खुफिया जानकारी को एकत्र करने में साझा करना भी इम्पोर्टेंट है। पता चले कि जो सीआईडी है वो आपका, वो कोई इन्फॉर्मेशन लेकर पुलिस तक पहुंच ही नहीं पा रही है, पुलिस कोई इन्फॉर्मेशन ले रही है तो कोई दूसरे एजेंसी के साथ नहीं है। तो मतलब कि इन्फॉर्मेशन का गैदरिंग कलेक्शन भी अच्छे से होना चाहिए। मतलब खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, साथ ही साथ इकट्ठा एवं संग्रह करना। इकट्ठा को ही संग्रह बोलते हैं ना, हाँ, इकट्ठा एवं अन्य एजेंसियों तक पहुंच बनाना, ये कह सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे उपाय अपना करके, और एक तो सबसे बड़ा जो कॉपरेशन की बात होती है कि जो मान लो जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जो अलग अलग जाति के लोग हैं, उनके बीच में सामुदायिक जुड़ाव बहुत जरूरी है। सामुदायिक जुड़ाव, तो इन सब की चर्चा यदि आप कर देते हो तो उपाय में बताओगे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक अच्छा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जब ये सब चीजें लेकर के आएंगे तो पुलिस की भी काम है कि वो अपनी भी पारदर्शिता को रखे, ट्रांसपेरेंसी को रखे, अकाउंटेबिलिटी को रखे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। ठीक है, जहां तक आपदा प्रबंधन का क्षेत्र का सवाल है, तो आपदा प्रबंधन क्षेत्र में मान लो कोई आपदा वाला एरिया है, या मान लो कोई कंपनी ही है, तो क्या होना चाहिए उसका, उसका ऑडिट हो। और ऑडिट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि फाइनेंशियल ऑडिट हो, यहाँ पे किसका हो, जोखिमों का मूल्यांकन हो। क्या, मान लो कोई इंडस्ट्री लगा तो इसका क्या जोखिम है, क्या डिजास्टर हो सकता है, यानी किसकी ऑडिट, ये जोखिमों का मूल्यांकन है, जोखिमों का मूल्यांकन। अरे भाई एक बात बताओ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करने से पहले सोचा होगा ना कि सपोज करो, मान लो किसी का नहीं होता है, तो सोचेगा ना कि क्या करूंगा मैं। और हमारे यहाँ क्या है कि जनरली 90% स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको यही नहीं पता है कि करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो कहते हैं प्लान बी होना चाहिए। मुझसे मेरे मतलब मेरा अपना ओपिनियन पूछोगे ना, तो मैं कहूंगा कि प्लान बी 100% होना चाहिए। लेकिन प्लान बी कौन होना चाहिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान ए नहीं होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस। ये जो यूपीएससी है, ये जो यूपीपीसीएस है, ये होना चाहिए प्लान बी। प्लान ए आपका अलग होना चाहिए, जिसमें सियोरिटी हो, जिसमें कुछ पैसे का अर्निंग हो। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम प्लान ए रखते हैं, प्राथमिकता रखते हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस। ठीक है, जो नए बच्चे होंगे तो उन्हें तो लगेगा कि अरे यार ये टीचर तो डिमोटिवेट कर, देखो भाई हम डिमोटिवेट करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी देने के लिए आए हैं। ठीक है, लेकिन उन बच्चों से पूछिएगा जिनका 4 5 3 साल 4 साल बीत गया है, उनसे पूछिएगा, वो आपको रियलिटी बताएंगे। लेकिन हमारी आदत क्या है, हमारी आदत है उगते हुए सूरज को देखना। अरे भाई उगता हुआ जो सक्सेस हो गया उसी को तुम देख रहे हो, थोड़ा सा उन फेलुअर वालों के साथ भी बैठो, जो रियल में जो बच्चे मेहनत करके फेल हुए हैं उनसे बैठो, वो तुम्हें रियल बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। वो लोग तो बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, ये बताएंगे तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने एक्सपीरियंस, यदि वो ईमानदारी से, क्योंकि क्या उसको बोलते हैं,
कुछ सीनियर्स भी ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं चलो हम तो डूबेंगे तुम भी डूबो जाओ, छोड़ देता है। कुछ पढ़ा कुछ और, समझा कुछ और दिया, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये थोड़ा सी चीजों के अवेयर रहिएगा, क्लियर। लेकिन टीचर उचर आपको गाइड गलत नहीं करेगा, जनरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका भी एथिक्स एंड मोरल है, हमारा भी एथिक्स एंड मोरल है। हम कोशिश करते हैं कि यदि मुझे किसी चीज के बारे में जानकारी हो ना हो तो हमें उस मैटर पे नहीं बात करनी चाहिए जब तक आपको उसको बारे में जानकारी ना हो। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम लोग, सब लोग फिलोसोफर है, ज्ञान तो सबके पास भर भर के पड़ा हुआ है, इन्फॉर्मेशन इज अ फ्लड ऑफ द, क्या बोल रहे मार्केट में फ्लड है इन्फॉर्मेशन का। तो सबसे बड़ी बात कि आपदा का जब हम बात करते हैं कि जब आपदा क्या होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ऑडिट करेंगे, किसका, जोखिम का मूल्यांकन करो। देखो कि कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो उसके क्या जोखिम हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्लियर। दूसरा, मान लो डिजास्टर हो गया तो हमें प्रतिक्रिया कैसे करनी है ना, आपातकालीन प्रतिक्रिया कैसे करनी है। आपातकालीन प्रतिक्रिया कैसे देनी है। बहुत लोगों से आप सुनोगे कि पिज्जा सर जल्दी आ जाता है पुलिस बाद में आती है, आग लग गया, वह जल करके खत्म हो गया तब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। तो भाई बनाने से थोड़ी ना होगा, उसका क्रियान्वयन भी तो देखो ना कि कैसे आप रिएक्ट करते हो, डिजास्टर कैसे रिएक्ट करते हो। मॉक ड्रिल होती है ना, एयरपोर्ट पे मॉक ड्रिल होती है, मेट्रो में मॉक ड्रिल होती है, कि कई सिचुएशन वर्चुअल सिचुएशन क्रिएट कर दिया। इस तरह का है संचार, कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप संचार की बात करो, उसके बीच में समन्वय भी होना चाहिए, कोऑपरेशन भी होना चाहिए, कोऑपरेशन भी होना चाहिए। यदि कोऑपरेशन नहीं है तो क्या करोगे, यदि समन्वय नहीं है तो बताओ कैसे क्या करोगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है लेकिन हम बताने में सक्षम ही नहीं हो पा रहे हैं, क्लियर। और यदि आप लोगों का प्रशिक्षण देंगे, उनकी क्षमता निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को डिस्कस कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे साइबर वाला सेक्शन भी जोड़ सकते हो, जो हमने बताया था कि साइबर सुरक्षा से संबंधित भी है। अब एक व्यक्तिगत नागरिक का, अब तो बड़ा ये बात का टेंशन होता है कि जीएसटी में देखो कि किस तरह का इंफॉर्मेशन लोग ले रहे हैं। अभी आपका नोएडा का ही केस था, उसको भी आप एग्जाम्पल में बता सकते हो कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन हो किसी और के नाम पे हो रहा है, बेनिफिट कोई और उठा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी इंफॉर्मेशन में आपसे आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर मांग लिया जाता है, बैंक डिटेल हो ही जाएगा उनके पास, और फिर उसके बाद उस आपके नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका क्लेम भी लिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे डाटा मिले हैं, नोएडा का ही केस है, ठीक है। दूसरा, हमारे पास आरबीआई भी बोल रही है कि भैया, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बोल रही है कि डेटा इनका गायब हो रहा है। कोविड-19 में ही देख लो, कोविड-19 में जो कोविन था, न्यूज आया क्या कि कोविन में जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उसमें से कुछ लोगों का डेटा मार्केट में आ गया। तो भाई डेटा सिक्योरिटी ही नहीं है हमारी, हमारा तो पूरा डेटा सब निकाल लोगे, हर जगह आप आधार कार्ड मांग लेते हो, ठीक है। तो व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा नहीं पहुंचाएंगे, सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से आपकी जो आंतरिक सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा है, उसके लिए भी खतरनाक हो, क्लियर है। तो इस तरह से आप इस चीज टॉपिक्स को आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। दो क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस हमने इसमें डाल दिया है, उस क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। इसमें लिख लेना साइबर सुरक्षा वाली चुनौती, लिख दूं क्या, दो चार पॉइंट लिख देता हूँ। साइबर सुरक्षा आपको क्या करना होगा, सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें डेटा गोपनीयता इम्पोर्टेंट, ठीक है। फेक डेटा कलेक्शन, ये सब। बाकी हमने क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए हैं, वो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो जितनी बातें हमने कही ना वो सब इसमें लिखा हुआ है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको लिखिएगा मत, ठीक है। ये भी हम अपलोड कर देंगे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन इसमें डाला गया है, एक तो ये दिया गया है कि वर्तमान में हो रही घटनाओं पर, अच्छा कलर चेंज कर दें, जैसे ये क्वेश्चन था कि वर्तमान में हो रही घटनाओं का आधार बनाते उत्तर प्रदेश की कानून
और व्यवस्था के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक है, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि कोविड-19 के दौरान भी हमने 2 क्वेश्चन डाल था। बाकी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, आपके टॉपिक यहाँ से पकड़ में आ जाएंगे, आपको समस्या नहीं होगी। तो मित्रों, ये रहा टॉपिक नंबर 13 आपका कंप्लीट मैंने कर दिया है। बाकी के टॉपिक पे मैं कोशिश करूंगा 2-2 3-3 दिन पे एक वीडियोस डाल दूं, ताकि आपको भी बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ज्यादा क्लासेस हमारी नहीं होगी, ज्यादा मैक्सिमम टॉपिक्स नहीं बचे हैं। आई थिंक 6 to 8 टॉपिक हैं, तो लगभग 7-8 क्लास और होगी हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी जो मुझे लेना है। तो कोशिश हम करेंगे कि जितना जल्दी इस मंथ में हम आपका कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।